हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी लोग। हम लोग डाइपोल मोमेंट का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पार्ट को आपको समझा दिया था। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, जब कोई मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड, दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के प्रोसेस के दौरान उन दोनों के बीच में थोड़ा सा चीटिंग होता है। उस चीटिंग में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को दूसरे पार्टनर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल पे आती है पोलैरिटी। उसी पोलैरिटी को मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आपका काम, आपको पता है आपको क्या करना है, फिर मैं बोलने वाला नहीं हूं, सबको पता है क्या करना है। कमेंट सेक्शन में सबको लिख दो क्या करना है। हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट पार्ट में 3 बातें हो गई थी। मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेगा, डाइपोल जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं लोन पेयर और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिसाइड करेंगे किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले बच्चों वो है आपका पहला हम जो यहां पे लेंगे, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, नेचर ऑफ लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो ईएन डिफरेंस है। अभी आप लोगों को 2 चीजें मुझे समझानी है, पहले आप लोग समझ जाओ अच्छे से। आप सबने एक बात, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, ये 2 नाम सुना होगा। एक टर्म होता है सेंट्रल एटम और दूसरा टर्म होता है सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, जिससे हमारा मेन एटम जुड़ा होता है सारे। जैसे मान लो हम अगर अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का क्या होगा, एक लोन पेयर होगा और इसमें क्या होंगे 3 बॉन्ड पेयर। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, अगर आप लोगों से पूछा जाए विच वन इज सेंट्रल एटम, एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं NF3 का। अब इन दोनों में देखो ध्यान क्या देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान देना है, एक में सेंट्रल एटम का और दूसरे में सराउंडिंग एटम का। सो बच्चों यहां पे फोकस करिएगा थोड़ा सा। यहां पे सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन, यहां पे सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, यहां पे भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और यहां पे भी सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। सो दोनों केस में जो सेंट्रल एटम है बोथ आर नाइट्रोजन। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने मिल रही है, सराउंडिंग एटम में क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग सराउंडिंग एटम्स हैं। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंगली चेंज होगा। आप लोगों से सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आप में से किसको क्या लग रहा है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, कोई बता सकता है। इस दिए गए मॉलिक्यूल में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डाइपोल का डायरेक्शन अगर लोन पेयर है तो हमेशा सेंट्रल एटम से किधर होगा, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। तो यहां पे अगर हमें डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा तो ये डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस साइड में। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डाइपोल किधर से किधर मूव करेगा, मैंने आपको बताया था हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। दैट इज वाई डाइपोल का भी डायरेक्शन वही होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो यहां पे डाइपोल का डायरेक्शन बच्चों किधर होगा, किसी ने, हाँ आंसर मैंने पूछा था, बस बता, NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर गलत है। NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं होगा, NH3 का होगा, यही तो आपको बताना है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना। देखो अगर यहां पर डाइपोल का डायरेक्शन देखोगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो हम यहां पे एक कंक्लूजन अभी ड्रॉ करके आपको लिखवाएंगे। पूरा डाइपोल किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन। देखो सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये हमारा होता क्या है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी आपस में क्या होंगे, सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो डाइपोल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो इसका डाइपोल ज्यादा है, इसका डाइपोल क्या होगा, कम होगा। वजह, इस केस में अगर आप चलोगे तो लोन पेयर का तो डायरेक्शन अपवर्ड है, वो दिख रहा है हमको, बट बेटा यहां पे नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहां पे डाइपोल क्या होगा, इस केस में हमारा जो डाइपोल होगा दैट विल शिफ्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, है ना, नाइट्रोजन से फ्लोरीन। अब ये दोनों देखो कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ डाइपोल इधर की तरफ जा रहे हैं और कुछ डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये दोनों डाइपोल सम होंगे कि कैंसिल आउट होंगे, ये μ1 माइनस μ2 है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा μ1 प्लस μ2, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, ध्यान से देख लो। तो जहां पे ये हो जाएगा हमारा म्यू रिजल्टेंट, अगर यहां निकालोगे तो ये होगा μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। थोड़ा इसको जगह देके लिखता हूं। सो इस केस में
म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2। एक तो एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट से समझ आ रहा है कि इसका डाइपोल कम होगा, इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होता है म्यू की वैल्यू है बच्चों ओनली म्यू इक्वल टू 0.24 डिवाइड 0.24 डिवाइड, और जो अमोनिया है इसका है डाइपोल म्यू इक्वल टू 1.27 डिवाइड 1.47 डिवाइड। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कॉन्सेप्ट, 1.47 डिवाइड, ये डिफरेंस है दोनों का डाइपोल का। अब यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ होने वाले हैं, यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ होने वाले हैं कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है, देन सराउंडिंग एटम, देन डाइपोल शिफ्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो केस है अमोनिया का, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज वाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिस्टिक किधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ, और लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर है, तो सब के सब वेक्टर एक तरफ चले गए। बट NF3 में जब जाओगे तो यहां पे क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो बॉन्ड पेयर का जो शिफ्ट होगा वो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ है, दिख रहा है ना, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ, बट लोन पेयर सेंट्रल से लोन पेयर की तरफ, तो दोनों देखे एक दूसरे को क्या करें, कैंसिलेशन कर रहे हैं, तो सम वाट हमारा डाइपोल क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। जब कैंसिलेशन होगा तो वैल्यू घटेगी, और वैल्यू घटेगी तो डाइपोल का वैल्यू कम मिलेगा। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, सभी लोग बताओ, क्लियर दिख रहा है, समझ आया कि नहीं आया? सो आपके आंसर में क्या डिफेक्ट था, सबने NF3 बोला, विच इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डाइपोल का मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। दैट इज क्लियर टू ऑल, बताओ सभी को क्लियर है ये? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे। पहला ये बात सबको समझ में आया, नेचर ऑफ लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कैसे डाइपोल जनरेट कर रहा है और कैसा डाइपोल में डिफरेंशिएट कर रहा है, सभी लोग फटाफट बताओ। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर टू ऑल? मान देखो इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो म्यू का वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, आपको कैलकुलेशन में कहीं कहीं कैलकुलेट करने का वैल्यू दिया होगा तभी कर पाओगे, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, डेटा दिया रहता है, आप सिर्फ ज्यादा और कम बता सकते हो, आपको ऑर्डर लगाने आएगा क्वेश्चन के टर्म में, तो किसका ज्यादा है किसका कम आप ये बता सकते हो, बट कितना वैल्यू है बच्चों ये आपके बस का नहीं, आप ऐसे नहीं बता पाओगे, ठीक है? तो डेटा के चक्कर में मत पड़िएगा, डेटा आपको गिवन रहेगा, आप जस्ट चक्कर में पढ़ना है तो किसका पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट के, किसका ज्यादा और किसका कम होगा। सो दिस इज क्लियर टू ऑल। चलो आगे, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मैं पूछ रहा हूं, वाटर और अमोनिया में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सभी लोग बताओ, वाटर है और दूसरा अमोनिया है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? फटाफट आंसर करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव के टर्म में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वाटर और अमोनिया में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? इसके जस्ट बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन करेंगे। चलो जरा बताना तो, वाटर का शेप कैसा है? वाटर का शेप है देखो ऐसा, बेंट शेप, हम सबको पता है वाटर का शेप जो होता है वो बेंट शेप होता है, बेंट शेप को हम वी शेप भी कहते हैं, बेंट शेप। और इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। वाटर में टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी होती है? 2 ऑक्सीजन के पास। जबकि अमोनिया पिरामिडल शेप है, और अमोनिया के पास अभी मैंने बनाया भी था, आपने देखा भी, इसके पास एक ही लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर होता है। आपको क्या लग रहा है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा? तो सबसे पहले तो देखो, इसमें 2 लोन पेयर के अपने डाइपोल होंगे, है ना, इसमें 2 लोन पेयर हैं, एक इधर मूवमेंट करेगा दूसरा इधर मूवमेंट करेगा। हाइड्रोजन से डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। और ज्यादा क्यों होगा यहाँ पे? बिकॉज वी ऑल नो, हम सबको पता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा मोर पोलैरिटी आएगी, क्योंकि ईएन डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, तो ईएन डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल का क्यू बढ़ेगा। दोनों में डायरेक्शन देखो, दोनों में सम ही होगा, बट ड्यू टू मोर ईएन डिफरेंस वाटर का जो म्यू होता है ये ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू जो होती है, इसलिए आपको नोट करना है, कुछ के याद करके रखना पड़ेगा, 1.85 इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 1.85 डिवाइड है, और अमोनिया का भी निकाले हो म्यू इक्वल टू 1.47 डिवाइड। इसके 2 रीजन हैं, एक तो नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, दूसरी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन
अमोनिया। अमोनिया का जो सेंटर एटम है नाइट्रोजन है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, इसीलिए अमोनिया का डाइपोल जो होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। पानी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और अमोनिया का कम होगा। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको ध्यान से रखिएगा सभी लोग, याद अच्छे से ध्यान भी रखना है और याद भी रखना है। सो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। और दो इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं आपको लिखवा दूं। एक, अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप एंगुलर है, एंगुलर मतलब वी शेप है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा नॉर्मल मॉलिक्यूल से। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। इस बात को कहीं नोट कर लेना कि मॉलिक्यूल हैविंग एंगुलर शेप दे हैव ग्रेटर डाइपोल देन नॉर्मल मॉलिक्यूल। नॉर्मल मतलब मान लो कोई शेप वी दे दिया, जैसे वाटर का शेप वी है, तो यहीं पे नोट में लिख लो इसका एंगुलर शेप है। एंगुलर मतलब वी शेप, इस वाले शेप को एंगुलर या बेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड बेंट या एंगुलर शेप भी कहते हैं। ठीक है, बेंट या एंगुलर शेप भी कहा जाता है। सो इस मॉलिक्यूल में आपको दिखा वी शेप या एंगुलर शेप है, तो उनका डाइपोल हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब हेडिंग डाल लो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब हमारा अगला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे एप्लीकेशन पार्ट इसमें आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलो आप लोग बताओ, डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, किन किन चीजों में डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग पता लगाने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या क्या फैक्टर या किन किन चीजों को अफेक्ट करता है, हम लोग यही पता लगाने के लिए सब करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो सभी लोग फटाफट पहले बता दो मेरे को, जिसको जो कुछ पता हो बता सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट आर द यूज या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट? किसी को कुछ भी पता हो अपने साइड से, सो फटाफट बताना चालू करो, नहीं तो मैं सब बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिटरमिन करोगे ना, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिटरमिन करोगे कि नहीं करोगे? तो पहला हमारा सबसे पहला है टू डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। टू डिटरमिन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल होगा सो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिटरमिन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गया तो उसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है ये पता चल जाएगा। आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड। सो पहला एप्लीकेशन ये, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन तो करेंगे ही, पहला एप्लीकेशन है बच्चों पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल में, ध्यान से याद रखिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है या नॉन पोलर। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। एक नॉन पोलर हो सकता है पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, पोलर। ध्यान से देखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल्स। आप लोग बताओ कैसे पहचानेंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है? क्या डाइपोल मोमेंट से पता चल जाएगा? क्या डाइपोल मोमेंट से पोलैरिटी पता चल जाएगी, हाँ या ना? अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो डाइपोल इक्वल टू 0 होगा। बोलो, करेक्ट है? अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो म्यू इक्वल टू 0 होगा, या कह सकते हैं म्यू इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल पक्का पोलर होगा। ये क्लियर है सभी को? ये कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा, सेकंड बात, अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, पोलर होगा। सो दैट मॉलिक्यूल हैविंग म्यू इक्वल टू 0 इज ऑलवेज नॉन पोलर, एंड दोज मॉलिक्यूल हैविंग म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन पोलर। मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, वो कंप्लीट कोवेलेंट होगा जब म्यू बराबर 0 होगा, और जब म्यू बराबर 0 नहीं होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा। क्वेश्चन दूंगा तो बता लोगे? अगर मैं यहां पे 5, 7, 10 एग्जाम्पल लिख दूं तो आप लोग निकाल के बता सकते हो कौन कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? मैं आपको काम देने जा रहा हूं, चलो शुरू हो जाओ सभी लोग, काम तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई
पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जितने मैं इसमें कई सारे एग्जांपल लिखूंगा, आपको बस पता लगाना है कि दिए गए एग्जांपल में से कितने मॉलिक्यूल पोलर है और कितने मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला 1 2 3 के लाइन में है ये, ठीक। CO2 1 हो गया, वाटर 2 हो गया, CCl4 3 हो गया, SiCl4 4 हो गया, अमोनिया 5 हो गया हमारा, SO2 6 हो गया, SO3 7 हो गया। उसके बाद SO3 के बाद हमारे पास है CH3Cl, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट मॉलिक्यूल XeF4, देन XeF4 के बाद और भी एग्जांपल हैं BeCl2 या BeF2, एंड देन उसके बाद CHCl3, PCl5 एंड SF6। सबसे पहले आप बताओ इसमें से कितने मॉलिक्यूल पोलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पोलर कौन कौन से हैं, आंसर निकालिए। पोलर कौन कौन सा है? पोलर मतलब जिसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इनमें से पहले पोलर बताइए, फिर दूसरा हम लोग अपने आप जो बच जाएगा वो सब नॉन पोलर कह लेंगे, ठीक है। उनको जो बच जाएंगे उनको हम लोग नॉन पोलर कह ही लेंगे। सो उनको भी हम लोग निकालेंगे, बट पहले आप लोग पोलर कौन कौन सा है फटाफट कमेंट सेक्शन में जितने आपको पोलर लग रहे हैं सबका नाम लिखना स्टार्ट करो। सभी लोग बच्चों वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करिए। ये मैं बार बार मैंने समझाया था, कोई बच्चा नीचे ये चीज़ को हमेशा बोलता रहेगा, एक ठो बारी बारी से हर 10 मिनट पे एक लोग बोल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक, लिख दिया करो। चलो भैया बताओ कौन कौन से मॉलिक्यूल पोलर है। मैं हट जाता हूँ। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट करो। इसमें से कितने हैं? मैं सबको जो जो पोलर हैं उनको अंडरलाइन कर दूं क्या? मैं पोलर वाले को सबको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक, बॉक्स बना देता हूं कौन कौन सा पोलर है। देखो सबसे पहले वाटर पोलर है एक, ये पोलर वाले को मैं ग्रीन से बना रहा हूं। अमोनिया पोलर है, SO2 पोलर है, उसके बाद CH3Cl पोलर है, उसके बाद CHCl3 पोलर है। बस इतने ही तो पोलर है, बाकी सब नॉन पोलर है। CCl4 नॉन पोलर है भाई। पोलर वाले देखो इतने ही हैं। सही बताया गलत? जिनका डाइपोल 0 होगा वो सब क्या होंगे? नॉन पोलर। जिनका डाइपोल 0 नहीं होगा वो सब क्या होंगे? पोलर होंगे। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बनाई देख लो अच्छे से, ये ग्रीन वाले जितने हैं उन सबको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। इनका डाइपोल 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर का 0 नहीं होगा, अमोनिया का 0 नहीं होगा, SO2 बेंट शेप है, पानी की तरह उसका शेप होता है, V शेप SO2 का, वो भी आपका नॉन पोलर होगा, सॉरी पोलर होगा। उसके अलावा CH3Cl, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, इसमें पोलैरिटी होती है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है। बाकी PCl3 लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, PCl3 रेगुलर शेप से डाइपोल 0, SF6 का रेगुलर शेप से डाइपोल 0 होता है। सो ओनली अपने पास इतने ही मॉलिक्यूल हैं जो पोलैरिटी शो करेंगे, जिनका डाइपोल 0 नहीं होगा। वाटर, अमोनिया, SO2, CH3Cl और CHCl3। क्लियर? सो ऐसे आपको क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा देन आपको फाइंड आउट करना है कितने पोलर हैं और कितने पोलर नहीं है। याद रखिएगा ये आपका काम है, इसको अच्छे से पता लगा के चेक करते हुए आंसर करना, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? क्लियर है सभी को? चलें आगे। सो अगला है हमारा जो एप्लीकेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपके सिलेबस का पार्ट एक मेंशन होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। शुरू करते हैं, मस्त इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। वैल्यू नहीं निकलना, वैल्यू लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, वैल्यू हमसे पूछेगा नहीं, हमें सिर्फ ज्यादा कम पोलर नॉन पोलर ये पूछता है। सो आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सो चलो दूसरा एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखिए एक हम यहां से कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल में कितना होगा। अब इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्यों कैलकुलेट करना है, पहले इसका मतलब समझिए सभी लोग। देखो जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोई बॉन्ड प्योर बॉन्ड नहीं होता, नो बॉन्ड इज प्योर बॉन्ड, मतलब हर बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर जो कैरेक्टर 50% से ज्यादा है हम उसको वही मॉलिक्यूल मानते हैं। अगर 50% से ज्यादा कोवेलेंट है तो मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, अगर 50% से ज्यादा आपका आयनिक है तो मॉलिक्यूल आयनिक है। ध्यान रखिएगा इतनी बात होती है। अब उसमें अगर हमें यह पूछा जाए कि कोवेलेंट में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है या आयनिक में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, हमें दोनों चीज पढ़ना है, ठीक है। सो ये जो रूल है, डाइपोल मोमेंट से आप कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालते हो। और अभी आप लोग इसके बाद जस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा फजांस रूल। फजांस रूल में पता चलता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो दोनों पढ़ना है हमको। पहले हम लोग आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट में, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक में, वो भी शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा आपको बता दूं, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल, और वो वही बताता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। ये दोनों चीज हमें पढ़नी है। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और अगर आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ हो तो आप आराम से निकाल ले जाओगे किसी भी मॉलिक्यूल का कितना होता है आयनिक कैरेक्टर या कितना होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज में ही निकाला जाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मतलब म्यू लिख दिया मैं उसको शॉर्टकट में, ठीक है, अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू। ये आपको दोनों दिया रहेगा इनटू 100, इससे निकल जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, या सीधे सीधे ऐसा लिखा होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, बस इतना ही लिखा रहे। दोनों में से कोई भी लिखा रहे एक ही बात है, रिश्ता वही, बस सोच नहीं है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं हुआ है, बस रिश्ता देखो सब वही है, कोई अलग चेंजेस नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, म्यू एक्सपेरिमेंटल और म्यू थ्योरेटिकल आपको प्रोवाइडेड होंगे तब। थ्योरेटिकल कभी कभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, थ्योरेटिकल हो सकता है एग्जाम्पल से कैलकुलेट करना हो। बच्चा लोग ध्यान रखना, थ्योरेटिकल को हम कभी कभी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और मैं आपको थ्योरेटिकल कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कितना होता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। थ्योरेटिकल वैल्यू दिया रहेगा या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया रहेगा, दोनों वैल्यू भी दिया जा सकता है। हम उससे क्या करेंगे, चार्ज पता रहेगा, चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता हो जाए, बस काम बन जाए, है ना, बस काम बन जाएगा। सो हमें क्या करना है, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। अब म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकलता है आपको पता है, म्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, Q इंटू डी या L कहते हो, यही आपका म्यू थ्योरेटिकल होता है। अगर मान लो दे दिया HCl मॉलिक्यूल, ठीक, HCl मॉलिक्यूल में इसका डिस्टेंस दे दिया 1.03 एंगस्ट्रॉम, ये दे दिया 1.03 एंगस्ट्रॉम, ठीक, सपोज करो ये दे दिया डिस्टेंस, और इनके बीच में जो चार्जेज है हमें सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड वही होता है कितना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, वी ऑल नो कि चार्जेस के जो वैल्यू है वो कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम उसी फॉर्मूले को रख के इंटू जो डिस्टेंस दिया होगा म्यू थ्योरेटिकल निकाल लेंगे। चार्ज की वैल्यू इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, आपको थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी गिवन रहेगा, एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन रहेगा तभी निकाल पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। सो दो डेटा आपको दिया रहेगा, आप तीसरा आराम से निकाल ले जाओगे।
एक्सपेरिमेंटल दिया रह सकता है या थ्योरेटिकल दिया जा सकता है या दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। दोनों तो नहीं देगा, कोई एक ही देगा। बोलो क्लियर हो गया सबको? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे सभी लोग। हाँ जी ठीक है, क्लियर। तो बच्चों सभी लोग एक बार ये सब लोग लाइक करना तो बनता है। जितने लोग लाइव हो सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ठीक है, अभी कर लो। और बाकी पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर हमारा कितना आ गया? दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? आ जाओ तीसरे पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है टू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांसफॉर्म। लेट्स स्टार्ट थर्ड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन है टू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस आइसोमर। टू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग केम सेलेक्ट वाला चैनल सब्सक्राइब किए हो पहले ये बताओ। उस पर मैंने सिस ट्रांस आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। इसमें से कितने लोग केम सेलेक्ट जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब किए हो? जो नीट जेई वाला हमारा चैनल है उसमें मैंने, आपको याद होगा जिन लोगों ने, कई बच्चे पढ़े उसमें से, मैंने पूरे सिस ट्रांस आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया है। सिस ट्रांस में किसका डाइपोल ज्यादा होगा, किसका कम होगा, पढ़ाया था ना। कितने लोग किया है फटाफट बताओ जरा, कितने लोग किए हो? जो लोग नहीं किए हो केम सेलेक्ट, एक लाइन से डालना, केम सेलेक्ट चैनल आ जाएगा, उस पर मैं नीट जेई का पढ़ाता हूँ। वो हर दिन चलता है क्लास 9 से 10। अभी मैं आज भी उस पर पढ़ाऊंगा, उस पर आइसोमेरिज्म चल रहा है। सो वहां पे मैंने इसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आप सब जानते हैं वो दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस में। एक मॉलिक्यूल सिस होता है जिसमें सेम ग्रुप किधर होगा, सेम साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। बच्चों जो लोग ये नहीं पढ़े हो, मैंने बेसिक्स में इसको बता रखा है। आप लोग जाके कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जब समय मिलेगा तो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं वहां पे सारी बातें सिखाता हूं, ठीक है, उस पर भी। तो जो आपके खानदान में पढ़ने वाले होंगे उनको बता दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये हमारा ट्रांस मॉलिक्यूल है, ये है ट्रांस और ये है सिस। तो सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसलिए हम आपको यहां बताने वाले हैं। ये अगर सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल हो गए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1,2 डाइक्लोरोइथीन के दो फॉर्म होते हैं, एक सिस होता है और दूसरा होता है ट्रांस। तो देखो सबसे पहले हम सिस बना रहे हैं। ये है आपका सिस फॉर्म, जब दोनों Cl किधर थे, सेम साइड, और ये दोनों H और H हैं, दिस इज कॉल्ड सिस। और दूसरा बच्चों ये है ट्रांसफॉर्म, ये है हमारा ट्रांसफॉर्म। देखो होता क्या है, इस मॉलिक्यूल में जो ट्रांस है, ट्रांस का डाइपोल 0 होता है और सिस का 0 नहीं होगा। आप लोग बताओ कार्बन और क्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो कार्बन क्लोरीन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डाइपोल का मूवमेंट किधर जाएगा, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। इधर में भी कहां जाएगा, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। क्या यहां पे डाइपोल 0 हो सकता है? बताइए, क्या ये डाइपोल 0 पॉसिबल है? नहीं। बट इस केस में देखो यहां पे दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 पे, देखो 180 पे, और 180 हो जाएगा तो यहां पे म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। और यहां पे म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो सिस मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 नहीं होता, जबकि ट्रांस का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे अगर नॉर्मल केस की बात करोगे तो हमेशा रखना म्यू सिस, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, इज ऑलवेज मोर देन म्यू ट्रांस। बाकी इसमें और भी कुछ स्पेशल बातें हैं। उस स्पेशल चीज को जानने के लिए आप मेरा दूसरे चैनल केम सेलेक्ट को सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का कंप्लीट डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, ठीक है। ये न्यू क्लास, ये हमारा पूरा अलग चल रहा है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सारी काम हो रहे हैं। आप वहां पे नीट जेई से रिलेटेड भी कर लोगे। वहां 9 से 10 क्लास पढ़ाता हूं मैं डेली, वहां भी 9 से 10 पढ़ाता हूं। सो ये हमारा हो गया सिस ट्रांस में। सिस मॉलिक्यूल का डाइपोल हमेशा क्या होगा, मोर देन
ट्रांस होगा, तो जिसका डाइपोल ज्यादा वो सिस, जिसका डाइपोल कम वो ट्रांस होता है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो भैया सभी लोग फटाफट बता दो, क्लियर है तो आगे चलूं मैं। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं उसके बाद तीसरे एप्लीकेशन के बाद चौथे एप्लीकेशन पे, ठीक है। चौथे एप्लीकेशन में इसमें और बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताया ना, सिस ट्रांस कोरिलेशन के लिए आप मेरा स्टीरियो आइसोमर में जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, कायदे से पूरा एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। थोड़ा मेहनत आप कर लो, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उधर से जाके पढ़ लीजिएगा। सो अगला चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला हमारा जो एप्लीकेशन है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला जो चौथा एप्लीकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक रिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन की बात होने वाली है। एरोमेटिक रिंग, आप सबने पढ़ा होगा कि बेंजीन में 3 पोजीशंस होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। पढ़ा है सभी ने? आर्थो, मेटा और पैरा। मैं अभी आपको बना देता हूं सारा। बेंजीन जो होता है ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है? बेंजीन। नॉर्मल बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो सारे पोजीशन इसके इक्विवेलेंट होते हैं। सारे पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर इसमें क्या हो जाए, एक बारी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कोई एक आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कहीं भी रहेगा, वन ही नाम रहेगा, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है जब डाई, ट्राई और टेट्रा आ जाते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। देखो बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है, जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे मतलब कि यहां पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है, अगला कहां आ सकता है? नेक्स्ट पोजीशन यहां पे आ सकता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। यहां आएगा तो मेटा, यहां आएगा तो पैरा। तो अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दूं तो इसमें 3 पोजीशंस क्रिएट होते हैं, 3 पोजीशन। ये पहला सब्स्टिट्यूएंट एक जगह फिक्स करोगे, उस सब्स्टिट्यूएंट से अटैच जो पहला पोजीशन, अगर यहां कोई लगा ग्रुप तो उसको हम लोग नाम देंगे ऑर्थो, ठीक है। ये 1-2 या ऑर्थो भी कहा जाता है, 1-2 या इसको हम लोग ऑर्थो भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया 1-2 या ऑर्थो ग्रुप। इसी में हमें डाइपोल निकालने वाले हूं, हम लोग इसी में डाइपोल निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा है 1-3 या उसको मेटा बोलते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दो, इस पोजीशन को कहा जाता है मेटा। अगर आर यहां है तो इस पोजीशन पे अगर हम ग्रुप लगाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज मेटा। इसको हम लोग नाम देंगे क्या? अगर हमारा ग्रुप यहां लगेगा तो इसका नाम होगा मेटा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दो तो इसका नाम होता है 1,3 या इसी को नाम देते हैं मेटा सब्स्टिट्यूएंट, मेटा सब्स्टिट्यूटेड। और आखिरी वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरा, ठीक है, पैरा। हम आर यहां पे लगा देंगे, 1 पोजीशन पे आर फिक्स रहेगा और लास्ट पोजीशन पे जब जाएगा यहां पे जो ग्रुप, उसको नाम दिया जाता है पैरा। सो एक बेंजीन में क्या होता है, या इसको 1-4 कह लो या इसको पैरा पोजीशन कह लो, दोनों एक ही चीज है। कॉमन नेम में आर्थो मेटा पैरा बोलते हैं और आईयूपीएससी में 1-2, 1-3 और 1-4 बोलते हैं। हमें देखना है बच्चा लोग इन सभी में कैसे डिसाइड होगा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है। आर्थो का ज्यादा होगा, मेटा का ज्यादा होगा या पैरा का ज्यादा होगा। वी हैव टू डिसाइड, हमें सबको डिसाइड करना है ऑर्थो, मेटा, पैरा का। तो पता चल जाएगा ना डाइपोल मोमेंट से कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहां है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है कि पैरा पे है, ठीक है। आर्थो पे है कि मेटा पे है कि पैरा पे, हम सब कुछ यहां से अब निकाल सकते हैं। अब ये पूरी हमारी कहानी जो है अपने हाथ में आ गई है और अपने हाथ में है तो इस्तेमाल करके सही तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन का, या कह लो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का। तो उसमें हम लोग क्लोरो की बात करेंगे, ठीक है। मेटा मतलब बीच में होता है, मेटा कहलाता है, फिर पैरा कहलाता है, ठीक है। चलो हम लोग निकालने वाले हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ
डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 to डाइक्लोरोबेंजीन 1 to डाइक्लोरोबेंजीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आ चुका है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी इसको ऑर्डर लगाने के लिए आता है कि ऑर्डर में अरेंज करिए 1 to डाइक्लोरोबेंजीन। देखो एक चीज तो फिक्स है कि अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो एक पोजीशन पे क्लोरो को फिक्स कर देना है, ठीक है, एक पोजीशन पे क्लोरो फिक्स हो जाएगा, दूसरा पोजीशन फिक्स नहीं इसलिए मैंने बीच में रखा है, ये ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, किसी भी जगह पे रखा जा सकता है। अब आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, म्यू और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन था, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइपोल मोमेंट में बताया था कि अगर थीटा है बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा, ये बात हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको सब में देख के बताना है कि किसका किसका डाइपोल मोमेंट कितना कितना होगा, सब केस में मैं आपको 1 by 1 बताने वाला हूं, ठीक है, सारी चीजें। नोट्स यहां का सबसे बेहतर होगा, इससे बढ़िया नोट्स मिलेगा क्या, इससे बढ़िया नोट्स मिलेगा, पॉसिबल है? चलो देखो, आप लोग बताना जरा सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है। पहले मैं ऑर्थो बनाने जा रहा हूं, फिर मैं डाइपोल मोमेंट लिखूंगा, आप लोग ऑर्डर भी लगाओगे। ये है ऑर्थो या 1 to डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है। फिर है दूसरा मेटा, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है। और तीसरा है हमारे पास 1,4 या इसको पैरा क्लोरो कह सकते हो ना, इसमें थीटा कितनी है। सबसे पहले सब में थीटा की वैल्यू निकालो, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना, इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और यहाँ से यहाँ सीएल के बीच का जो एंगल है कितना है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल आप ये तो बता सकते हो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल क्या होगा, किसका डाइपोल सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, पहले जरा बताना तो किसका डाइपोल कितना है, देख के बताओ सभी लोग। अकॉर्डिंग टू ये हमने एंगल लिख दिया है, एंगल के हिसाब से हमारा डाइपोल कितना, किसका ज्यादा आएगा और किसका कम आएगा। अभी मैं डेटा भी दूंगा, किसका सबसे ज्यादा आएगा, इसका म्यू कितना आएगा, इसका म्यू का वैल्यू है बच्चों 6.30 डिवाइड, इसका म्यू है बच्चों 3.80 डिवाइड, और इसका वैल्यू है बच्चों म्यू का, म्यू इक्वल टू 0.0, मतलब कि ये नॉन पोलर है और दिख भी रहा है 180 बॉन्ड एंगल होने का मतलब कंप्लीटली कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यहां पे डाइपोल कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल किसका आया, ऑर्थो का, मिनिमम बॉन्ड एंगल मैक्सिमम म्यू, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ा म्यू थोड़ा सा घटा, और यहां पे क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होगा जस्ट एंटी, तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब वेक्टर कैंसिल आउट होंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल, सभी को क्लियर है। आर्थो वाला फिर मेटा वाला फिर पैरा वाला, यही हमारा ऑर्डर चलेगा, सबसे ज्यादा आर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ये हमारे बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है, आता है इससे क्वेश्चन बहुत सारे। आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं, रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग, बताना है इनमें से कितने का डाइपोल 0 होगा, ठीक है। चलो अगला मैं लिखता हूं क्वेश्चन का टर्म, ये सबको समझ आ गया, हाथ उठाओ सभी लोग, हैंड रेस करो, जितने लोग को समझ में आ गया हैंड रेस करो फटाफट, चलो 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 बताओ, समझ आया। एंगल ये रिलेशन है, अगर हमें एंगल पता चल जाए, पहले तो म्यू एंगल जो होता है, म्यू जो दिया गया दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा पता चल गया तो कहानी खत्म। अब आपसे कुछ पूछना है, आप लोग पहले बता लो,
सरपैरा, क्या सरपैरा? चले आगे ना तब। इसमें से कितने लोग कौन कौन किस यूनिवर्सिटी से हो? एक बार थोड़ा जानना था, आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से हो उसका ज़रा नाम लिख सकते हो क्या नीचे? कहाँ से कौन पढ़ रहा है, मुझे थोड़ा ये बस ये जानना है, कहाँ से कौन पढ़ रहा है, क्योंकि मैं देखा कुछ बच्चे हैं। सो कौन कहाँ से पढ़ रहा है कमेंट में कर दो, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है? अपना काम मैं जारी रखता हूँ। सो अब हम क्वेश्चन देने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव डाइपोल मोमेंट 0? हाउ मेनी of the following have zero dipole moment? Following have zero dipole moment. जीरो डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब है, ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब है म्यू बराबर जीरो होगा ना, उनमें से कितने का म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो हम कहेंगे ना, तभी ये बात कब कह पाएंगे, जब म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट लिखना था, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है? डाइपोल मोमेंट समझिएगा उसको, ठीक? अभी देखो क्या करना है, क्या करना है। सबसे पहला, अभी मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी सबके कमेंट पढ़ूंगा और कुछ पूछूंगा। एक ये हो गया बच्चों, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हमारे पास ये है। आपको बस बताना है कितने का जीरो है। अभी और इतने में काम नहीं बनेगा। और जी हाँ, इतने में से आपको बताना है कितने का जीरो होगा। मैं चाहूँ तो एक दो और एग्जांपल बढ़ा सकता हूँ, और मेरे को मन कर रहा है बढ़ा ही दो, बढ़ाने में और अच्छा ही लगेगा। इनमें से कितने का नॉन जीरो है ये बताना है बस। जी हाँ, आप लोग बताइए इसमें से कितने का जीरो है। सो साहिना खातून देवरिया से, डॉक्टर विनोद कुमार यादव सर ना, अभी वो हमारे यहाँ से गए हैं, ट्रांसफ़र होकर एचओडी थे हमारे। और MVVU यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है सुमंत? MVVU क्या होता है सुमंत? ये MVVU क्या है मुझे नहीं पता, थोड़ा फुल फॉर्म बताना। मोड़ से खुशी पांडे, मोड़ कहाँ है? मोड़ RV रज्जू, RVPJ मतलब, थोड़ा फुल फॉर्म, इतना शॉर्टकट लिखोगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, या तो फिर मुझे दिमाग अभी वहाँ लगाना पड़ेगा, मैं थोड़ा कम दिमाग लगाऊंगा कि इधर मुझे दिमाग लगाना है, ठीक? कितने का जीरो है? हाँ, जैसे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको नहीं पता होंगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन का टर्म में दिया है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा। अश्वनी सिंह देवरिया, KNPG वाले तो हमारे यहाँ के, देवरिया मतलब डॉक्टर विनोद कुमार यादव सर ना? सर ने आज सुबह मुझसे कांटेक्ट में बात हुई थी सर से मेरी, एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें से देखो किसका किसका जीरो है, जो जो जीरो है उसको मैं ना गोला कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो जो जीरो है उसको मैं गोला कर रहा हूँ। इसका जीरो है, इसका जीरो नहीं है, इसका जीरो है, इसका भी जीरो है, पहले वाला बेंजीन का भी जीरो है। जितने का मैं सर्किल बनाऊँ बस यही जीरो है, बाकी सब जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, ध्यान रखना। इसका म्यू जीरो नहीं होगा, दिस म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दिस म्यू ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अब दिमाग में आएगा सर एक जैसा दिख रहा था, जीरो क्यों नहीं हुआ, है ना? DDU, ओके साइना, DDU मैं जानता हूँ, DDU से अटैच है वो, ठीक है। मिर्ज़ापुर, ओके,
चलो अब मैं बताऊं ये वाला कैसे लगेगा, इसको कैसे लगाना था पता चला। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, जिन जिन एटम्स के पास शेप बेंट होगा वो सब कभी भी जीरो नहीं शो करेंगे, ठीक है। आप बताओ OH, अगर हम देखें ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक H के साथ बॉन्ड बनाया है और दूसरा बेंजीन कार्बन के साथ। ये शेप बेंट है कि नॉन बेंट है, दिस इज बेंट शेप। और मैंने अभी पढ़ाते समय कुछ देर पहले बोला था, अगर हम SH को बच्चों यहां रखेंगे तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप ऐसा होगा, देखो ये O और H, इसके पास दो लोन पेयर हैं, क्या ये शेप बेंट पॉसिबल है कि नहीं है, ये बेंट ही तो होगा। और अगर ये मॉलिक्यूल बेंट है तो अभी मैंने आपको बताया था बेंट मॉलिक्यूल का डाइपोल हमेशा ज्यादा होता है, जीरो नहीं होता। तो ये OH का जब शेप बेंट हो जाएगा तो म्यू इज पॉसिबल टू जीरो, नेवर नेवर, कभी भी नहीं, ये कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉन प्लेनर। बात समझ गए ना। ऐसे ही एसएच भी क्या है, ऑक्सीजन का बड़ा भाई है ना, उसी के परिवार में तो आता है सल्फर। तो यहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर रखना है, तो अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये बेंट शेप हो गया, तो यहाँ बेंट शेप होगा, फिर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो क्योंकि इन दोनों केस में आपको ये वाला OH वाला और SH वाले केस में दोनों का शेप बेंट होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों का डाइपोल जीरो हो जाए। तो आपको देखने में भले लग रहा हो बट शेप पे जाओगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो इन दोनों का डाइपोल जीरो नहीं होगा, बाकी ये सब सिमेट्रिकल हैं, इन सब सिमेट्रिकल का डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा। तो 3 का डाइपोल जीरो था, 4 का और 2 का डाइपोल जीरो नहीं था। बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं सभी को। जहां पे शेप बेंट आएगा वहां पे डाइपोल जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना सभी को। चलो अब आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, कुछ मैं ट्रेंड लगा दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन जब आगे आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड आपको पता होना जरूरी। अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, सभी लोग समझ गए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गलती से भी इसमें गलती करने का कोई भी आपके पास चांस नहीं है, आपको इसको कायदे से लेकर चलना होगा। सो सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना 4 हैं, चारों के चारों। सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमारा खत्म हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं उसको करा दूं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें, आप लोग बताओ, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल आगे आएगा ही, अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डाइपोल मोमेंट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, सभी लोग बताओ। हाँ शिव प्रकाश, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखा करो, क्वेश्चन जो भी रहा करे ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं देख लूंगा। हाँ बताओ क्या है क्वेश्चन, पहले आप लोग बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाएं, इधर लेफ्ट होता है और इधर होता है राइट, तो क्या होगा, ईएन डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो म्यू बढ़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, म्यू यहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, म्यू इंक्रीजेस। तो यहां से पहला ट्रेंड आने वाला है, सबसे पहला ट्रेंड आपको अगर क्वेश्चन दे दें, CH4 वाटर HF और NH3, इन चारों का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए घटते हुए क्रम में, तो आपको क्या करना है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसमें काम कर देना है, ऊपर का कॉन्सेप्ट लगाना है और बना देना है, ठीक है। बढ़ना चाहिए नहीं, बढ़ता ही है, चाहिए मतलब अभी 11th क्लास में है ना बाबा पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल आप वहां से थोड़ा पढ़े रहिए, भूलना नहीं है किसी को, सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं है कि वो लोग कर देना, ठीक है। हाँ अश्विनी सिंह, पता है आज सर ने बताया था मुझे, तो सर को बता देना, धीरेन्द्र सर पढ़ा रहे थे, हम लोग साथ में बहुत दिन काम किए, वो बहुत अच्छे सर है, बहुत मानते हैं मुझे, विनोद सर के स्टूडेंट हो तो उन्होंने आपको चैनल सजेस्ट किया होगा तो उनको पता होगा कि बेस्ट ही बताएंगे आपको, आप सही जगह हो, बस आप लोग अपने दोस्तों तक और शेयर कर दो, ये मेरा आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। सो क्लियर हो गया, विनोद सर से मैं फिर शाम को बात करूंगा, ठीक है, सर को मेरे तरफ से नमस्कार बोल देना।
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव HF है, तो HF का सबसे ज्यादा होगा। HF के बाद किसका होगा? HF के बाद सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो वाटर का होगा ना वाटर का। वाटर के बाद कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, तो अमोनिया का होगा। अमोनिया के बाद सबसे लास्ट में किसका आएगा? मीथेन का। देखो हो गया चारों ऑर्डर, यही ऑर्डर फॉलो करेगा। पूरा इंड करूंगा, तुम टेंशन ना लो, पूरा इंड होगा, इसके तुम टेंशन ना लो, पूरा खत्म मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, सब खत्म होगा। बाकी के वीडियोस बन रहे हैं, नीट वाले पे पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री बन रहा है, अब ऑलरेडी अपलोडेड है, वो यूनिट 6 कंप्लीट रहेगा मेरा, उसका टेंशन तुम लोग ना लो। पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा, आप लोगों को दूसरा ऑर्डर देखिएगा, कल मैंने बताया था कि अगर हम एल्किल हैलाइडो में जाएंगे तो एल्किल हैलाइडो का ट्रेंड क्या था सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नीट जेई में कई बार पूछा है, CH3Cl का मोर देन CH3F हो जाता है, और ये एक्सेप्शनल है, ये बात कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, याद है सभी को ना। उसके बाद CH3Br और CH3I आता है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा CH3I, ये भी मैंने कल बता दिया था, कल जो लोग क्लास के उनको पता होगा, है ना। HF पहले NO2, क्या पूछ लिया, क्लियर है ये वाला। अब चलो नेक्स्ट, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये दोनों ट्रेंड आपको याद रहना चाहिए, हमेशा याद रखोगे, याद रखना ही होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनके आंसर करिएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंसर। अपने पास अभी भी 10 मिनट है, 10 मिनट में सभी टाइप के क्वेश्चन और उनके आंसर करने वाले हैं। देखो बच्चे, जो लोग जहां से भी होगे ना, अपने यहाँ के बच्चों को बस चैनल के बारे में बताइएगा, अगर आपको लगे कि मैं कंटेंट अच्छा पढ़ा रहा हूं तो उनको भी शेयर करिएगा, उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करिएगा। डेली क्लास 7 बजे चलेगा, कल संडे है, कल टेस्ट लगाएंगे। कल हम लोग जितने टॉपिक इस वीक में पूरा पढ़े हैं ना, उन सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, तो जो भी आप यूनिट 1 में 4 लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, चारों को रेडी कर लेना, कल उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे, ताकि ये कभी भूलने ना पाए, जो पढ़ रहे हो ना उसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो इसका टेस्ट कल करूंगा, क्योंकि अभी पहला वीक चल रहा है, तो फर्स्ट वीक में थोड़ा कंटेंट हो जाएगा तब ना। हाँ, आपको ये भी बता दूं मैं, अभी लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में, पहले पढ़ा लेने दो, लास्ट में बताऊंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलो अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, एकदम ताबड़तोड़, अब मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे और मजा आ जाएगा, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करो और ऑर्डर में लगाओ। पहला है H2O, अमोनिया, SO2, H2O, अमोनिया, SO2 और HF, इन चारों को घटते हुए क्रम में लगाओ, डिक्रीजिंग में, मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। लगा डालो, पहला वाला ये हो गया, फर्स्ट इसको लगाना है। दूसरा बच्चों है BF3, देन NF3, देन उसके बाद आपका है H2O और NH3। ये मैंने आज ही पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग सही से लगाओगे, गलत लगाओगे तो यहीं से मत डांट देंगे, रो दोगे, ठीक है। इन दोनों को पहले लगा लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा, इन दोनों को कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करो। सभी लोग करिए जरा, तो आंसर बताइए, पहले वाले का ऑर्डर लगाइए। पहले वाले में क्या ट्रेंड फॉलो करेगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? अभी सब बताता हूं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब, टाइम भी सब कुछ बताऊंगा मैं, आप लोग टेंशन ना लो, वो मेरा काम है। डिक्रीजिंग लगाना, एक नहीं बताना। डिक्रीजिंग का मतलब है बच्चों सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम, उससे कम, चारों को ऑर्डर में लगाना होता है। ये नहीं कि एक बता दिए ज्यादा वाला तो खाली हो गए, ऐसा करेगा तो सब कंजूसी करेगा, पूरा ना बताओगे, पूरा बताओ। सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा HF का होगा, बिल्कुल HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर HF के बाद
HF के बाद वाटर का होगा ना। अब देखो मैटर फंसेगा सर, SO2 कहाँ रखे, अगर SO2 को छोड़ देता तो HF वाटर अमोनिया लग जाता। अब देखो ध्यान से, HO2 जो SO2 होता है ना, वो होता है, वो भी बेंट शेप, पानी की तरह ही होता है इसमें, ये ऐसा होता है पानी ऐसा, इसमें भी बेंट शेप है, और वाटर भी हमारा जो है वो भी क्या है, बेंट शेप। बट ध्यान रखना कि वाटर में 2 लोन पेयर होता है और SO2 में केवल 1 लोन पेयर होगा। तो 2 लोन पेयर वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 1 लोन पेयर वाले से ज्यादा होगा। वैसे भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डाइपोल क्या होगा, ज्यादा। दोनों का शेप सेम है, शेप सेम है, दैट इज वाई SO2 का जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो SO2 बेंट शेप है, तो बेंट शेप का ज्यादा होता है, लास्ट में NH3 जाएगा। NH3 का बेंट शेप नहीं है, एंगुलर शेप नहीं है, NH3 क्या है हमारा, पिरामिडल शेप, और जो पिरामिडल शेप होते हैं उनका डाइपोल क्या होता है, कम होता है। तो जो ये स्वतंत्र यादव लास्ट में बना, श्वेता यादव ना, ये जो लास्ट में बताए हो ना, NH3 का कम होगा, SO2 का होगा ज्यादा। तो बस ट्रेंड में ये चेंज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी गलती और कहानी खत्म। इन दोनों का ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये आपका एंगुलर शेप होते हैं। और अभी मैंने आज ही ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जिनका शेप एंगुलर या बेंट या वी शेप होगा उनका डाइपोल नॉर्मल से ज्यादा होता है। एंड SO2 एज वेल एज वाटर बोथ हैव बेंट शेप, दैट इज व्हाई दे हैव हाई डाइपोल मोमेंट देन नॉर्मल। तो अमोनिया पिरामिडल है, बट ये दोनों हमारे क्या है, बेंट शेप है। और SO2 वैसे भी आप देख सकते हो, ये वी शेप होगा तो आपका डाइपोल ज्यादा आएगा। नीचे वाले का बताओ, इस वाले का, दूसरे वाले का क्या होगा, सेकंड वाले में डाइपोल का ट्रेंड क्या होगा, एनीबॉडी, किसी का कुछ भी। SO4, विपुल तिवारी SO4 दिया कहाँ हूं, अबे जूम करके देख रहे हो क्या, हम दिए SO2 और देखो क्वेश्चन में SO4 लिखा है। रागनी सही है, रागनी तुम्हारा सही है, HF H2 SO2 और NH3, दैट इज करेक्ट। लास्ट वाला इसको बता दिया जाए, इसमें क्या ऑर्डर होगा, मजेदार तो नीचे वाला है ना। कोई बता रहा है, HF H2 NH3 SO2, साइना गलत था। अब दूसरे वाले का आंसर आने लगा, मिस्टेक, मिस्टेक को सही करिए, ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करिए। गलतियों का एक समय होता है, उसके बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए। अजय कुमार देवरिया मतलब विनोद सर, देवरिया मतलब विनोद सर, मैं जानता हूँ। आप लोग बस अपने बैच के जो भी बच्चे होंगे, जितने ग्रुप स्टूडेंट होंगे, देवरिया में कितने स्टूडेंट होंगे लगभग BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके बैच में कितने बच्चे होंगे, उन सबको सजेस्ट कर दीजिएगा 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। अच्छा गलत है, 1 4 3 2, शिवम ये भी गलत है। देख भैया, आप लोगों को पढ़ाया हूं, बस यही भूलना नहीं है, इसीलिए तो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। BF3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है बच्चों, और इसका म्यू बराबर 0 होता है, इसका म्यू बराबर 0 होता है, क्योंकि BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो कंप्लीट सिमेट्रिकल आएगा। और देख लेना क्वेश्चन में, मतलब कल के टॉपिक में पढ़ाया हूं, दिस इज कंप्लीट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड इट हैज 0 बॉन्ड एंगल इक्वल टू, इसमें सॉरी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो इसका तो सबसे कम होगा ना, जब डाइपोल मोमेंट ही 0 है तो सबसे कम होगा ना सब। और इसका आज ही बताया हूं कि इसका जो म्यू होता है वो 0.24 होता है। वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, आज ही बताया 1.85, सबका लिखवाए हैं। अमोनिया का 1.47। कहां दिमाग, कहां है दिमाग, किधर है बताओ, गोबर लेने गया है। ये आज सबका इन तीनों का डेटा लिखवाया हूं, और BF3 सिमेट्रिकल 0 होता है, फिर ये रेंडमाइजेशन क्यों, ये सब के आंसर अलग लगा रहे हैं, सब हवाई फायर, गधा कहीं के। इसमें ऑर्डर क्या होता, वाटर सबसे ज्यादा,
मतलब ये तीनों का डेटा आज लिखवाया हूं ना। आज के लेक्चर में तीनों के वैल्यू लिखे गए हैं। शुरुआत ही NF3 और NH3 से हुआ था हमारा। तो सबसे पहले तीसरा, फिर चौथा अमोनिया, उसके बाद NF3, उसके बाद NF3 के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, NF3 के बाद हमारा लास्ट आ जाएगा BF3। सो सब 3 हैं, 3 देख के मत चले जाना, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पता होना जरूरी है। हाँ, आप डिलीट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिए, रिवाइज करना स्टार्ट करिए, रिवीजन करोगे तो जल्दी जल्दी आएगा। सो ये हमारा बच्चों डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इसी में था, वो भी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। हाँ, अब मैं आप लोगों से बात करने के लिए फ्री होने वाला हूँ, ठीक है। बस 5 मिनट आप लोगों का लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा साइना, आपने यहाँ जितने बच्चे हैं मैक्सिमम को शेयर करने का अपने दोस्त फ्रेंड में, अगर हो सके तो।